अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है और खास तौर पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि अनमता शाकिर, हसन खान, अंशरा शमसी, कामरान हुसैन, जैन बट, हारून रशीद, सलमा सिराज, मासूम लड़की, शयान रजा, मिकाशा अली, जे कुरैशी, मुनज़्ज़ा इकबाल, सदफ रजा, एम्पीरियर गेमिंग और बहुत सारे स्टूडेंट की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th के इंग्लिश के टारगेट पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये टारगेट पेपर मैंने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। और अगर आपने इस टारगेट पेपर से तैयारी कर ली तो फिर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है क्लास 9th का इंग्लिश का टारगेट पेपर जो कि 2025 के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लें कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो टोटल कितने नंबर्स का होता है। तो आपका इंग्लिश का पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए टोटल 3 घंटे दिए जाते हैं और 3 घंटे के अंदर अंदर ही आपने अपने पेपर को मुकम्मल करना होता है। तो आपका जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको दिए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि एमसीक्यूज। नोट, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। तो आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज के ही सही जवाब देने हैं और हर एमसीक्यूज जो है वो आपके पास 1 नंबर का होगा। अब आपको टोटल कितने एमसीक्यूज दिए जाएंगे, तो देखें, क्योंकि आपका जो ये सेक्शन ए है ये टोटल 20 मार्क्स का है, तो आपको यहाँ जो एमसीक्यूज दिए जाएंगे वो भी 20 ही होंगे। ठीक है, तो देखें 20 नंबर के तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो आपने इन एमसीक्यूज की बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। अब आप एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे कहाँ से, तो देखिए सबसे पहले तो आपकी बुक के लास्ट के अंदर जो एमसीक्यूज होते हैं आपने उनकी तैयारी लाजमी करके जानी है। इसके अलावा आप 10 ईयर से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह के एमसीक्यूज देता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलते हैं तो आपने उसकी तैयारी भी लाजमी करनी है। देखिए, आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे ना ये आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। ठीक है, तो सेक्शन बी के अंदर आपको दिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और आपके पास जो पूरा का पूरा सेक्शन बी है वो टोटल 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसी तरह जो आपके पास सेक्शन सी होता है वो भी 40 मार्क्स का होता है। अब क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं टारगेट पेपर को शेयर करने के साथ साथ आपको पेपर पैटर्न भी बताऊंगी, तो आपने बहुत ज्यादा ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, और साथ में आपने लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, क्योंकि वो तो आप करते नहीं है। सबसे पहले है नोट, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। आपको सेक्शन बी के अंदर तमाम के तमाम सवालात के ही जवाब देने हैं। ठीक है, अब क्योंकि आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे इंग्लिश के पेपर को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, तो अब गौर से आराम से सुनिएगा। तो सबसे पहला आपके पास जो सवाल होता है वो होता है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू 2 to 3 सेंटेंसेस ईच। आपको यहाँ पर कुछ सवाल दिए जाते हैं और आपने उनमें से किसी 5 सवाल के जवाब देने होते हैं और कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने, बस 2 से 3 लाइनों के आपने आंसर लिखने हैं। अब आपको सवाल दिए कितने जाते हैं, तो देखें आपको टोटल एग्जामिनर जो है वो देगा 7 क्वेश्चन, जिसके अंदर से आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और आपके पास 2 क्वेश्चंस की चॉइस होगी। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज्यादातर आपके आते हैं चैप्टर से, लेकिन ऐसा नहीं है कि पोम्स के सेक्शन से कुछ नहीं आता, वहां से भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर आपके चैप्टर से आते हैं। ठीक है, और अब क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है, तो फिर आपने तैयारी भी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है। और दूसरी बात, वो जो एमसीक्यूज वगैरह है ना, तो वो भी आपने उन्हीं चैप्टर के एमसीक्यूज की तैयारी करनी है जो कि सिलेबस में शामिल है। और जो चैप्टर्स कट हो चुके हैं ना
तो आपने उनकी तैयारी नहीं करनी है। अच्छा, और मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता भी देती हूँ, ताकि अगर आप में से किसी को भी रिड्यूस सिलेबस समझ में ना आया तो आप लोगों को पता हो कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो कट हो चुके हैं। तो देखें, आपके पास चैप्टर के सेक्शन में से ना टोटल 3 चैप्टर्स को कट किया गया है, वो भी लास्ट के। ठीक है, ठीक है। पहला आपके पास है हेलन किलर, दूसरा है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और तीसरा आपके पास है गाजीज डायरी। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर है जो कि कट हो चुके हैं, तो ना ही आपने इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आंसर की तैयारी करनी है, ना ही एमसीक्यूज वगैरह की। ठीक है, और अगर हम बात करें पोम्स की, तो पोम्स के सेक्शन में आपके पास टोटल 6 पोम्स हैं, जिसके अंदर से टोटल 3 पोम्स आपको करनी है और 3 ही पोम्स को कट कर दिया गया है। तो फिर आप ध्यान रखिएगा, आपने उन्हीं के एमसीक्यूज को करना है जो कि आपके सिलेबस के अंदर शामिल हैं। ठीक है, अब मैं बता भी देती हूँ जरा कि कौन कौन से पोम्स हैं जो कि कट हो चुकी हैं। तो आपके पास एक तो है अ माउंटेन एंड अ स्क्वायरल, अबू बिन अधम, और लास्ट आपके पास है द डैफोडिल्स। ठीक है, तो ये 3 पोम्स ही हैं जिनको कट कर दिया गया है, और बाकी जो बची हैं तो आपने उनकी तैयारी करनी है फिर। ठीक है, अच्छा, अब जरा हम आते हैं टारगेट पेपर की तरफ। तो देखें, स्टार्टिंग के आपके पास क्योंकि सारे के सारे चैप्टर हैं, ठीक है, तो मैंने आप लोग की आसानी के लिए उन चैप्टर्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लिख दिए, ताकि आप फिर एग्जाम में उन्हीं की प्रिपरेशन को करके जाएं। तो सबसे पहला आपके पास जो चैप्टर है वो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर से आपने जिन क्वेश्चंस को मैंने लिखा है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की तैयारी करके जानी है। तो पहला आपके पास है राइट 3 मेन पॉइंट्स ऑफ द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इस सवाल की आपने बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट डज द लास्ट सरमन टीच अस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन मदीना which groups of people used to live there। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहले चैप्टर से तो लाजमी सवाल आता है, तो फिर आपने ना पहले चैप्टर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, और ध्यान रखना है सबसे पहले आपने ना जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे सवाल को बहुत ज्यादा गौर से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि पूछा क्या जा रहा है, और वो लिख के कुछ और आ जाता है। बाद में वो कहता है लो ये तो कुछ और ही पूछा गया, बाद में जब उसको पता चलता है। तो ध्यान से पेपर को पढ़िएगा। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से अबाउट वुमेन इन योर लास्ट sermon। नेक्स्ट है, और ये लास्ट है, when and where did the holy prophet peace be upon him establish the first mosque of Medina। ठीक है, तो ये आपके पास पहले चैप्टर के कुछ सवालात हैं जिनकी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अब जरा हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जो कि आपके पास है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। ठीक है, तो इस चैप्टर में से आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड पीपल बिकम शाह लतीफ्स फॉलोवर। नेक्स्ट है व्हाई डिड शाह अब्दुल लतीफ कीप सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ लेक नियर द माउंट। नेक्स्ट है व्हाई इज शाह लतीफ की मैसेज इन हिज वर्सेस नाउ टू एवरीवन। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ शाह लतीफ पोएट्री। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं चैप्टर नंबर 2 के, यानी कि यूनिट नंबर 2 के, तो आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अब जरा आते हैं चैप्टर 3 के ऊपर, जो कि आपके पास है चेजिंग ड्रीम। इसके अंदर भी आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट लेसन डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है हाउ डिड लाइफ चेंज फॉर जमील्स फैमिली एंड द विलेजर्स। नेक्स्ट है बोथ सारा एंड जमील हैड टू पास एवरी टेस्ट इन द फर्स्ट गो, व्हाई वाज इट सो। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ होगा तो फिर आप बहुत आराम से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ वाज सारा एजुकेटिंग द विलेज वुमेन। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब जरा आते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि द ग्रेट विजनरीज। तो इसके अंदर जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाई वाज क्वाइद आजम कॉल्ड एन एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है हाउ डिड कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ ही आपके पास एक और क्वेश्चन है जो कि है व्हाट वाज अल्लामा इकबाल्स विजन फॉर द मुस्लिम ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसके अलावा अब आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है व्हाई वाज कायदे आजम ग्रेटली रिस्पेक्टेड बाय द पीपल ऑफ अदर फेथ। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जरा आते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, जो कि आपके पास है हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मॉस्किटोज। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास है व्हाट इज चिकनगुनिया, हाउ ऑफ्टन कैन वन गेट इन्फेक्टेड विद इट। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास है which two of the three diseases have similar symptoms, what are these? इसी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वो है how can we protect ourselves from these three diseases? ठीक है, तो आपने इनके बारे में बताना है। अब जरा आते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। अब जरा हम आते हैं यूनिट नंबर 6, जो कि आपके पास है द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज फातिमा जिन्ना एंड व्हाट रोल डिड शी प्ले इन पाकिस्तान क्रिएशन। और नेक्स्ट आपके पास है व्हाट रोल डिड बेगम राना लियाकत अली खान प्ले इन द पाकिस्तान मूवमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर से जस्ट ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब जरा आते हैं हम पोम्स के ऊपर। तो पोम्स के अंदर मैंने आपको बताया कि आपके पास टोटल अब 3 पोम्स है, जिसके अंदर से 2 पोम्स के अंदर से तो इतना खास कुछ आता नहीं है, एक ही पोम्स है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पोम्स के क्वेश्चंस को इकट्ठे लिख दिया, तो बस आप इन्हीं की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास है व्हाट डिड द किंग से टू द मिलर इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम अ चाइल्ड इन्वोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है Who is the miller and where does he dwell? What was he singing about? Next है What is the central idea of the poem The Miller of the Dee? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी सेंट्रल आइडिया के क्वेश्चन है ना, तो कम से कम जितने पोएम्स है ना, आपको हर पोएम का सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके पास पोम का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके पास है Who wrote the poem and why did the king Hal say that he was wrong? ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है पोम का, तो आपने इन सब की बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। ठीक है, और अब जरा हम आते हैं ग्रामर पोर्शन के ऊपर। ठीक है, जो कि आप लोगों को वैसे ही बहुत मुश्किल लगता है। तो देखें, आपके पास जो ग्रामर का पोर्शन है ना, वो है टोटल 20 मार्क्स का। ठीक है, और अब जरा देखिए वो है कहाँ से कहाँ तक। देखिए, यहाँ से लेकर आपके पास जितना यहाँ तक का पोर्शन है, तमाम का तमाम पोर्शन आपके पास है ग्रामर का, और ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके पास है 20 मार्क्स का। वो अलग बात है कि ये आपको देखकर तो आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप देखेंगे ना असल में पेपर में जाकर, तो फिर ये मुश्किल होगा। ठीक है, या फिर अगर आप 10 वगैरह के अंदर देखेंगे तो देखें, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डू एज डायरेक्टेड एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट, तो ये है आपके पास 20 मार्क्स का। ओके, अब इसके अंदर ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ से यहाँ तक की। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो पहला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास जो 1 पार्ट है, पहला पार्ट 1, वो आपके पास है यूज आर्टिकल्स। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई 2 ब्लैंक्स दी जाएंगी और आपने क्या करना होगा, उनके अंदर एग्जैक्ट आर्टिकल को फिल करना होगा। आर्टिकल्स तो खैर आपके पास 3 ही होते हैं, ए, एन और दा। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, आप ग्रामर के अंदर ना ओनली प्रैक्टिस करेंगे, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस से आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिस से कर सकते हैं। ठीक है, होगा भी आपके पास 2 नंबर का, क्योंकि 2 ब्लैंक्स होंगी और उनमें आपने फिल करना होगा, और 2 नंबर का होगा। इसी तरह आपके पास दूसरा है यूज प्रीपोजिशन। अब आपको यहाँ भी ब्लैंक्स दी जाएंगी, और ये भी आपके पास टोटल 2 ब्लैंक्स होंगी, 2 नंबर की ही होंगी, और आपने यहाँ पे प्रीपोजिशंस को फिट करना है, जैसे कि एट, बाय, अमंग, बिलो। ठीक है, वैसे तो प्रीपोजिशन बहुत सारी होती है, लेकिन आपने कुछ मखसूस याद करनी है जो कि आपके पेपर के अंदर आती हैं। ठीक है, 2 ब्लैंक्स ही दी जाएंगी यहाँ पर आपने। ठीक है, अब जरा देखें, नेक्स्ट आपके पास जो तीसरा है वो है चेंज द वॉइस। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस दिए जाएंगे, और ये आपको दिए जाएंगे 4, और ये होंगे भी 4 नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास चेंज द नरेशन। यहाँ पे आपको टोटल 4 नरेशन दी जाएंगी। ठीक है, जिनको आपने सॉल्व करना होगा, और ये भी आपके पास 4 होंगी, 4 नंबर की। अब जरा एक बार गौर से सुने, ये जो आपके पास है ना, चेंज द वॉइस एंड चेंज द नरेशन, ये आपको पता है कब आएंगी, जब आपको आएंगे टेंसेस। अच्छा, जरा पहले ये भी देखें। अच्छा, लास्ट आपके पास 5वां जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसके अंदर आपके पास काफी सारे सेंटेंसेस होंगे। देखिए, सबसे पहला तो आपके पास होगा चेंज सेंटेंसेस, मतलब यहाँ पर ना आपको एक नॉर्मल सेंटेंस दे देंगे। ठीक है, और उसके आगे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कि इसको अपने चेंज करना है। ठीक है, जैसे लिख देंगे चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। ठीक है, और चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस तरह आपके पास एक टेंस होगा, और आपको आगे लिख दिया जाएगा कि आपने इस टेंस को कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास पंचुएट होगा। ठीक है, पंचुएशन होगी, वो बहुत आसान होती है। ठीक, मतलब बस आपने कॉमा लगाना होता है, बड़ा करना होता है, डॉट लगाना होता है। ठीक है, तो देखिए ये करना होता है, ये आपके पास खैर ये तो एक ही होगी। इसी तरह आपके पास एक होगा एड सफिक्स या फिर प्रीफिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपने
सफिक्स को लगाना होगा, ये भी आपके पास एक ही होगा, ठीक है। लेकिन ये छोटी छोटी जितनी भी चीजें हैं तो कुल मिलाकर मैंने आपको बता चुकी हूँ, ये 20 नंबर की हैं आपके पास, ठीक है। और अब आपने इनकी तैयारी कैसे करनी है, अब जरा सुने। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, आपके पास जितना भी काम है ना, इसके लिए तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ, आपको जो टेंसेस है ना वो बहुत अच्छे आने चाहिए। चलिए इसको तो हटाएं फिलहाल, पंचुएट और सफिक्स को, ठीक है। ये जो आपके पास चेन सेंटेंसेस हैं, ये आपके पास काफी सारे दिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि 6 तो दिए जाएंगे कम से कम, ठीक है। 5 से आपको 6 लाजमी देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आपको आने चाहिए टेंसेस, ठीक है। अब जरा ये देखेंगे, जो नरेशन आपके पास है और ये जो आपके पास चेंज द वॉइस है, ये आपके पास ना टेंसेस के बाद का कदम है पहला। मतलब देखिए, जैसे कि एक बच्चा होता है ना और हम उसका एडमिशन करवाने जाते हैं, तो हम डायरेक्ट उसको किसी बड़ी क्लास के अंदर नहीं लगा देते। क्या करते हैं, हम उसको छोटी क्लास के अंदर लगाते हैं, नर्सरी के अंदर, और उस क्लास के अंदर उसको एबीसी सिखाई जाती है, 1 2 सिखाई जाती है, ठीक है, अलिफ बे सिखाई जाती है, मतलब बेसिक। डायरेक्ट उसको बड़ी क्लास में नहीं बिठा देते। तो इसी तरह यहाँ पर ये जो दो चीजें है ना, चेंज द वॉइस और चेंज द नरेशन, ये आपको उस सूरत में आएंगी जब आपको बेसिक आता होगा। और आपका बेसिक क्या है, आपका बेसिक है टेंसेस। जो 12 के 12 टेंसेस है ना, वो आपको कम से कम ना बहुत अच्छे आने चाहिए। आपका जो कॉन्सेप्ट है ना टेंसेस के मामले में क्लियर होगा, तभी आपको चेंज द वॉइस और चेंज द नरेशन आएंगे। वरना तो आप यही कहेंगे कि भाई ये दुनिया जहां का मुश्किल काम है, हमें नहीं आता, हमें कोई अच्छा समझाता नहीं है, बस आप बहाने करते रहेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि करना, तो आपको टेंसेस आने चाहिए। सबसे पहला काम टेंसेस करेंगे तो ये दो चीजें आपको आएंगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, प्रीपोजिशन वगैरह हैं, ठीक है, या फिर ये जो पंचुएट और सफिक्स है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, 10 ईयर से करें, ठीक है। या फिर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है, ताकि मैं आपको बहुत आसानी के साथ ये आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और पंचुएट और सफिक्स वगैरह आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है, कि कौन कौन से प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेड है और आप बस उन्हीं को याद कर लें, या फिर आसान से ट्रिक बता दें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हम इनको कर लें, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगी। लेकिन मैं पहले बता रही हूँ, ये चीजें तो मैं बता दूंगी, लेकिन ये चेंज द वॉइस, नरेशंस और ये चेंज सेंटेंसेस, इसके लिए आपको लाजमी टेंसेस आने चाहिए। वरना इनका कोई शॉर्टकट नहीं है कि हमें कोई शॉर्टकट तरीका बता दे कि हम कर लें। तो भाई आपको जब टेंसेस आएंगे तभी आ सकता है, ठीक है। तो टेंसेस आपको बहुत अच्छे आने चाहिए। अगर आपको अभी तक टेंसेस नहीं आते हैं, ठीक है, उसमें आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले आप टेंसेस को करें, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन बी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास है, इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। देखिए यहाँ पर ना आपको तकरीबन 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उसके अंदर ना किसी भी पार्ट ऑफ अ स्पीच को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा आप हमें बताएं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा जो सवाल है ना, ये आपके पास है 5 नंबर का और इसमें आपको टोटल 5 ही दिए जाएंगे। अब जरा सुनिए करना क्या है। सबसे पहले ना इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच आने चाहिए। टोटल आपके पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, जो कि आपको बचपन से याद करवाए जा रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, जितने भी हैं टोटल तमाम के तमाम आपको आने चाहिए विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो जब आपको वो आ जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, तो फिर आप मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों की आसानी के लिए इनको सॉल्व करके भी दिखा दूंगी, एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको सॉल्व करके बता दूंगी कि आपने कैसे पहचानना है कि ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन शर्त ये है पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच आए, ठीक है। या फिर अगर आपको पहले से ही पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो फिर आप कमेंट में मुझे डन लिख दिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये आपको आते हैं, ठीक है। बस इसके लिए मेन काम पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले याद करें, फिर मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगी कि आपने इनको पहचानना कैसे है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ओके। अच्छा, इसके अलावा सेक्शन बी का आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपकी मर्जी है या तो आप उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करें, या फिर अगर आपकी जबान सिंधी है तो आप सिंधी के अंदर ट्रांसलेट करें। अब ज्यादातर बच्चे तो उर्दू के अंदर करेंगे ट्रांसलेट, लेकिन जाहिर बात है ये एक आपके पास अनसीन पैराग्राफ आएगा और आपने इसको ट्रांसलेट करना होगा। और यहाँ पर एग्जामिनर वाकई में आपकी इंग्लिश चेक करेगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है कोई भी नहीं बता सकता ना कि यही पैराग्राफ आएगा। इसके लिए आपको इंग्लिश को उर्दू के अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें, कभी भी इस सवाल को आपने एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है। ये आपके पास 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, इसमें आपने पैराग्राफ को इंग्लिश में से उर्दू में कन्वर्ट करना होगा,
ठीक है, एग्जाम में आपको जितना आ रहा है ना उतना करना है, लेकिन ये नहीं छोड़ना, कोई भी सवाल आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना आता है तो फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना नहीं आता है, ठीक है, तो फिर आप तब भी इस सवाल को नहीं छोड़ेंगे। आपको जितना आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, आप लाजमी लिख कर आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो ये है आप लोगों के पास सेक्शन सी, जिसमें आपको दिए जाते हैं डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपके पास टोटल 40 मार्क्स का पूरा आपके पास सेक्शन सी होता है। ठीक है, नोट, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, आपको इस सेक्शन के तमाम क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो देखिए सेक्शन सी के अंदर भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि समझने वाली हैं, तो बहुत ज्यादा गौर से सुनिएगा। तो सेक्शन सी के अंदर जो आपके पास पहला सवाल होता है वो होता है फिल इन द ब्लैंक्स। जी बिल्कुल, आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स दी जाती है और मजे की बात उनके आंसर भी दिए जाते हैं। तो बस आपको क्या आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि आप पहचाने कि आपने कौन से वर्ड को कहाँ फिट करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द contextual accordance from the options provided in the box। आपको एक बॉक्स बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस तरह करके ना एक बॉक्स बना देंगे और उसके अंदर ना कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिनको आपने उन्हीं ब्लैंक्स के अंदर लिखना होता है। अब आपको जरा स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा होगा, तो देखें इस तरह आपको एक बॉक्स बना के दिया जाएगा और नीचे आपको ब्लैंक्स दी जाएंगी। तो ये कोई आपके पास 5 ही ब्लैंक्स होंगी। ठीक है, पूरा मिला के पैराग्राफ होगा। ठीक है, और साथ में आपको 5 ही वर्ड्स दिए जाएंगे और आपने सही वर्ड को सही ब्लैंक्स के अंदर फिट करना है। तो 5 नंबर का आपके पास ये सवाल है। सेक्शन सी का जो पहला सवाल है वो 5 नंबर का। ठीक है, तो बस ये भी जारी बात है, कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ से आएगा। तो आप करेंगे क्या, आप टेनर के अंदर जितने भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं, बस आप उनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, और फिर अपने दिमाग से आपने पढ़ना है उस पैराग्राफ को और देखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ फिट होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या, आपको वर्ड्स भी ऊपर दे दिए जाएंगे, तो बस आपने सही वर्ड को सही ब्लैंक्स के अंदर फिट करना होता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है राइट एन essay of 120 to 150 words on any one of the following topics। अब आपको यहाँ पर कोई 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर essay लिखना है। ठीक है, तो देखें अब की दफा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट essay के टॉपिक्स हैं वो आपके पास है माय फेवरेट पर्सनालिटी, The teacher I like most, A picnic at seaside, Problems of Karachi and last आपके पास है Memorable day of my life। ठीक है, तो बस आप इन्हीं ऐसे की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको कोई ना कोई एक लाजमी देखने को मिलेगा। अब एक और बात देखें, यहाँ पर आपको और लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आपके पास ऐसे के अंदर चॉइस होती है, या तो आप ऐसे कर लें या फिर आप कर ले ईमेल, राइट एन ईमेल। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ईमेल बिल्कुल भी नहीं करें। ठीक है, अब जरा पूछें क्यों, भाई रीजन भी तो होना चाहिए। देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर जो ईमेल आती है ना वो फिर भी आसान होती है, लेकिन ये जो आपके पास 9 में ईमेल है ना, इसके अंदर जो टॉपिक्स दिए जाते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं कि मुझे लगता है कि वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होंगे। ठीक है, और आप लोगों को उनके ऊपर लिखना भी काफी ज्यादा मुश्किल लगेगा। हाँ, फर्स्ट ईयर के अंदर तो लाजमी आप ईमेल करिएगा, वहां की तो वैसे भी ईमेल आसान होती है, बहुत आसान आसान टॉपिक्स के ऊपर होती है। ठीक है, जैसे वही जो आपके पास अब एप्लीकेशंस के टॉपिक होंगे ना, एक्स्ट्रा क्लासेस, पिकनिक, सी साइड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह, इसी तरह के बहुत आसान आसान ईमेल के टॉपिक्स होते हैं। लेकिन ना यहाँ पर 9 में काफी ज्यादा मुश्किल ईमेल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ईमेल नहीं करें बल्कि आप ऐसे ही करें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो ऐसे होगा वो 10 नंबर का होगा। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा सा ऐसे लिख के आइएगा, गंदगी बिल्कुल मत मचाइएगा। और ये जो आप करते हैं ना काटा पीटी, जहां कुछ गलत हुआ वहां पे ये क्रॉस कर दी, इस तरह गंदगी मत मचाइएगा। ठीक है, बिल्कुल भी कट नहीं करिएगा। अच्छा, और अगर बिलफर्स कुछ कट हो भी जाए तो क्या करेंगे, इस तरह छोटी सी वहां पे लाइन डालेंगे और ऊपर छोटा सा क्रॉस लिख देंगे। ठीक है, एग्जामिनर से अपनी गलती को आपने छुपाना है, तो अगर कुछ गलत हो जाए तो फिर बहुत छोटा सा कट डालिएगा, ऐसा ना हो ना एग्जामिनर की नजर ही उस कट के ऊपर पड़ जाए। ठीक है, तो एग्जामिनर से अपनी गलती छुपाएंगे तभी एग्जामिनर को ये लगेगा कि भाई बच्चा जो है वो पढ़ने वाला है और वो आपके नंबर नहीं काटेगा। लेकिन क्योंकि अगर उसे पता चल गया ना कि आपने गलतियां करी हैं, मिटाया है, ठीक है, क्रॉस करें, तो वो वैसे ही समझ लेगा भाई बच्चे को आता जाता कुछ नहीं, तभी इतनी गलतियां कर रहा है, तो आपने गलतियां नहीं करनी है पेपर में। ठीक है, अब जरा हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि आपके पास है एप्लीकेशन का। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अरेंज। ठीक है, अब आपके पास ऐसे के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो वो आपके पास हैं
एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आप पिकनिक और विजिट म्यूजियम। ठीक है, तो ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन के टॉपिक्स हैं, तो आप इन्हीं की अगर तैयारी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला आपका इन्हीं में से आ जाएगा, फिर एप्लीकेशन आप बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे। हाँ, अब जरा देखें, एप्लीकेशन के अंदर भी आपको इस तरह और लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि आपके पास एप्लीकेशन के अंदर भी चॉइस होती है। ठीक है, आपको नरेटिव ऐसे दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ये करें, आप एप्लीकेशन करें। इंतहाई किस्म के आसान आपके पास एप्लीकेशन होती हैं, ये बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो ये मत करें। ठीक है, एप्लीकेशन ही वही आपके लिए ज्यादा आसान रहेगी। और ये आपके पास जो नरेटिव ऐसे और या फिर ये जो एप्लीकेशन है, तो ये आपके पास टोटल 10 मार्क्स की है। ठीक है, तो आपने उसी हिसाब से लिखना है। अब जरा आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। जी हाँ, और ये आपका पता है कितने नंबर का है? पहले सुन ले नंबर कितने हैं। ये आपके पास टोटल 15 नंबर का सवाल है, और मजे की बात है भी पता है क्या? अनसीन, मतलब कि ये कहीं से भी उठकर आ जाएगा, मतलब कि ये कहीं से भी आ सकता है, और ये आप जिंदगी में पहली बार पढ़ेंगे जब एग्जाम में बैठे हुए होंगे। ठीक है, मतलब कहीं से भी उठा के दे देंगे। खैर देखें जरा है क्या ये। तो ये आपके पास सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 15 नंबर का है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। है तो आसान वैसे, लेकिन मुश्किल भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जिसके अंदर तकरीबन आपके पास 2 पैराग्राफ होंगे। ठीक है, और उस पैसेज से ही तकरीबन कोई 4 सवाल आपको दिए जाएंगे, और आपने पैसेज के अंदर से ढूंढ कर उनके आंसर लिखने हैं। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? 15 नंबर का क्यों है ये, अभी बताती हूँ, जरा देखें। पहला सवाल आपके पास कहाँ से आएगा? फ्रॉम द पैसेज, मतलब पैसेज में से ढूंढ कर बताना है, और मोस्टली वो आपके पास पहले पैराग्राफ के अंदर से ही होगा। ठीक है, ज्यादातर बता रही हूँ। नेक्स्ट आपके पास है जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके पास, वो भी फ्रॉम द पैसेज होगा, मतलब सेम उसका आंसर ना आपने पैसेज से ढूंढ के लिख देना है। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैसेज में ही उसका आंसर होगा, और वहीं से ढूंढ के लिख देंगे, और ये आपके पास ज्यादातर दूसरे पैराग्राफ से होगा। ओके, अब जरा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो ये आपके पास असल सवाल है, ये है फाइंड अ वर्ड ऑफ सेम मीनिंग फ्रॉम द अबव पैसेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको ना टोटल 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, और आपसे कहा जाएगा कि ये जो 4 वर्ड्स है ना, इनके ही सेम मीनिंग इस पैराग्राफ के अंदर है, और आपने ढूंढ के लिखने हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है ये भी प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करें। जितने भी आपके पास 10 ईयर के अंदर पैसेज दिए गए उनके अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको अंदाजा हो करना कैसे है आपने, कि कैसे कैसे वर्ड्स एग्जामिनर देता है। ठीक है, मतलब जैसे कि नहीं होते उर्दू के अंदर अल्फाज मुतरादिफ, मतलब एक ही अल्फाज के दूसरे मीनिंग, तो यहाँ पर भी ऐसा है। आपको यहाँ पे वो वर्ड्स दिए जाएंगे जिनके सेम मीनिंग्स ऊपर होंगे पैराग्राफ के अंदर, तो आपने ढूंढ के लिखने हैं। ठीक है, और ये आपके पास जो मीनिंग्स वाले होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, ये आपके पास 4 नंबर का ही होगा, यानी कि एक वर्ड आपके पास 1 नंबर का। अब आते हैं जरा लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपके पास है मेक अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। तो ये आपके पास 5 नंबर का है। ठीक है, 5 नंबर की आपको क्या करनी है? समरी करनी है, जो पूरा का पूरा पैसेज है आपने उसकी समरी करनी है। ठीक है, जैसे कि उर्दू में खुलासे वगैरह करते हैं ना, ठीक है, इसी तरह आपने इंग्लिश के अंदर समरी करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास 5 नंबर की है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप 10 ईयर से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है अनसीन पैसेज होगा, तो आपको समरी को लिखने का तरीका आना चाहिए, वरना तो कोई मसला नहीं है, बस समरी को लिखने का आपको सही से तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा टारगेट पेपर प्लस पेपर पैटर्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दूसरी बात, आप लोग लाइक नहीं करते ना कमेंट करते हैं, तो देखिए लाइक कमेंट भी कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे खुशी होती है। ठीक है, आप मोटिवेट मुझे करेंगे तभी मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस बनाती रहूंगी। ठीक है, और अगर आपको अभी भी कहीं भी कोई मसला है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।